अष्टांगा विन्यासा, ये वो हठा, खूब बढ़िया तगड़ा आसन करवा रहे हो। वो तो गया है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेंटल पीस के लिए। आप उसको फिटनेस वाला आसन करवा रहे हो कि इसकी बॉडी फिट हो जाए। तो ये सबसे पहले गोल तो पता होना चाहिए, हमको जाना कहाँ है ये तो पता होना चाहिए। हमको क्लास क्यों लेनी है, किमर्थम क्रियते क्रिया। अभी हम ये क्लास जो ले रहे हैं, हमें पता है क्या कि हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सभी नेट या जेआरएफ या वाईसीबी इसकी तैयारी के लिए क्लास कर रहे हैं, एकेडमिक क्लास की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे सिलेबस अपना छोड़ के आपको सिर्फ भगवत गीता पर ही प्रवचन करता फिरूं, हर जगह भगवत गीता, रामायण, तो कबीर दास, तो तुलसीदास, तो ये तो वो, तो क्या ये क्लास इफेक्टिव होगी? आपका एम जो है वो प्राप्त होगा? नहीं होगा। आपका एम प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले क्लास का एम डिसाइड होना चाहिए, वो टीचर को पता होना चाहिए। हम क्लास तो ऐसे नहीं जाके क्लास ही लेना है, आपको उस क्लास का उद्देश्य क्या होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है सहभाग। जो पार्टिसिपेंट, जो आपके हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, नो द डिटेल्स, उनके डिटेल को जानना। हम भी इन टीचिंग के हम जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हैं। हम आपके एम के अनुसार सिलेबस को कवर कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स के, स्टूडेंट्स के डिटेल को जानना। क्या जानना? हमने आपसे फॉर्म भरवाया, क्या उसमें हमने क्यों भरवाया? क्योंकि क्लास मैनेजमेंट का एक स्टेप होता है, इसमें क्लास की चीजों, इसके स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल होना चाहिए हमारे पास, कि वो उद्देश्य क्या है, उस उसमें हमने क्या भरा था। आपको याद होगा, हमने उसमें ऑप्शन दिया था कि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, कि जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, कि एकेडमिक एमए या ऐसा कुछ कर रहे हैं, या वाईसीबी के लिए कर रहे हैं। पर्पज क्या है ये पढ़ने का? ये लेक्चर आप 3 घंटे दिन में सुन रहे हैं, इसका पर्पज क्या है? इसलिए हमने वो फॉर्म भरवाया। मोटिवेशन क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, इसलिए फॉर्म भरवाया। पर्सनल डिटेल उसमें लिया, लाइफ स्टाइल, जर्नल हेल्थ पैरामीटर। आपको आसन करवाना है तो हेल्थ का पैरामीटर क्या है, इसको कौन सी बीमारी है, कभी ऑपरेट तो नहीं हुआ था, ऑपरेशन तो नहीं हुआ था, है? इन सब चीजों को ध्यान में रखना है एज ए टीचर, एज ए योगा टीचर, योग इंस्ट्रक्टर, योग गुरु के तौर पे ये बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए। जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनका पर्सनल डिटेल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, जनरल हेल्थ क्या है, ये पैरामीटर्स जो जो चीजें हैं उनको बना के रखना चाहिए। अभी मैं ही आसन रहा होता, आपसे प्राणायाम करवा रहा होता, तो जो हमने आपको फॉर्म दिया था उसमें हम आपके हेल्थ इशू को पूछते कि आपकी हेल्थ इश्यू कैसी है, कौन सी बीमारी है कि नहीं है तो कौन सी है, दवा कितनी लेते हैं, और क्या है, किस, कभी ऑपरेट हुआ है तो कब हुआ है, कितना दिन पहले हुआ है, कौन सी बीमारी थी, इस चीजों के बारे में पूछते। लेकिन हमें तो लेक्चर लेना था, इसलिए हमने फिजिकल इशू आपके नहीं पूछे। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन क्लास। स्टूडेंट के बारे में ये भी जानना, हमारे स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, या एक है। ये भी पता होना चाहिए एक टीचर को कि उसके स्टूडेंट हैं कितने क्लास में। प्लानिंग तभी तो करेगा, अगर पता ही नहीं है कितने लोग हैं, क्या है, कैसे हैं, तो प्लानिंग नहीं हो सकती है, प्रिपरेशन नहीं हो सकता है। उसी के अनुसार हमको जगह बनाना पड़ेगा, उसी के अनुसार हमको व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। ठीक है। और उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन सेशन। ये जो स्टूडेंट हैं, ये पार्टिसिपेंट जो हमारे स्टूडेंट हैं कैसे हैं, डिवाइड इनटू रेलेवेंट ग्रुप। हो सकता है कोई सीखा हुआ हो, पहले से एक्सपर्ट हो,
कोई बिगिनर हो या चाइल्ड हो, एडल्ट हो, मेल कितने हैं, फीमेल क्या है, इन सब चीजों को जानना है। उसके अनुसार ऐसा नहीं आसन करवा रहे हो, अपना लेके आए मैट, जहां मन करे वहीं फैलाए और उसके बाद अपना काम शुरू कर दिए, बैठ गए। तो एक सिस्टमेटिक वे से होने के लिए, ये मेल इधर बैठेंगे, फीमेल का सीक्वेंस इधर होगा, ये इस उम्र के लोग आगे बैठेंगे, इस उम्र के लोग पीछे बैठेंगे। ये सब चीजें हमको क्या करना होता है, डिवाइड इनटू रिलेवेंट ग्रुप्स इफ नीडेड, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स। हो सकते हैं बिगिनर, हो सकता है एक्सपीरियंस्ड वाला, हो सकता है एडवांस करने वाला, हो सकता है। तो सबको एक ही जैसा नहीं करवा सकते हैं। मोटिवेशन तो ठीक है, उसके बाद उनकी अवस्था भी अलग अलग हो सकती है। जो एडवांस करने वाला है उसको हम बिगिनर के साथ में नहीं करवा सकते हैं, बेस्ड ऑन एज। अब जो बच्चे हैं छोटे, 20-21 साल का जो बच्चा है, उसको हम छोटे बच्चों के साथ में नहीं करवा सकते, उनकी फिजिकल कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इन चीजों में ध्यान में रखना होता है। विशेष ध्यान देने की बात किसको है, सबसे ज्यादा ध्यान किसको देना चाहिए, जिसको किसी को फिजिकल प्रॉब्लम हो, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को मानसिक प्रॉब्लम है। तो ऐसे व्यक्तियों का विशेष ख्याल रखना चाहिए एज ए योगा टीचर। और कोई दिव्यांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, आपकी क्लास में आ रहा है, तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एबनॉर्मल है, कोई ऐसा है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी आ रही है आपके क्लास में, तो ऐसी स्थिति में जो वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो, सामान्य नहीं है, वो कुछ विशेष स्थिति में है, तो उस पर हमारा विशेष अटेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये हमने देखा पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट के बारे में। बस तीसरा पॉइंट क्या आता है, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, हॉल अरेंजमेंट। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस कैसी होगी, प्लेस हॉल अरेंजमेंट, जहां पे हम अभ्यास करवाएंगे कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम पहले ही व्यवस्था करते हैं। क्या है, पूर्व आवश्यकताओं व योग के सिद्धांतों के अनुसार उचित माहौल होना चाहिए। योग का जो सिद्धांत है, क्या है योग का सिद्धांत, शांत वातावरण हो, बहुत शोरगुल वाला स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा स्थान भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल ओपन हो, ऐसा स्थान भी नहीं होना चाहिए कि एसी लगी हो। नेचुरल वातावरण हो, लेकिन प्रकाश न तीव्र हो, न कम हो, न ज्यादा हो, सामान्य प्रकाश हो। तो इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए स्थान का निर्धारण पहले करना होता है। इसके बाद टीचिंग एड्स, कौन कौन सी, ये नहीं कि हमको कल क्लास लेना है तो कल क्लास में पहुंच के कहें भाई माइक ले आओ, तो वहां से ये एक स्पीकर भी ले आओ, एक लैपटॉप भी चाहिए, तो ये टेबल चाहिए, एक मेज चाहिए, मैट चाहिए। ये सब चीजें क्या होती है, पहले से अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, तो अध्यापन साधन सामग्री, जिसको बोलते हैं टीचिंग एड्स, क्या है, ब्लैक बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, या कोई पेपर चाहिए, कोई जो कुछ भी चाहिए, पहले से उसको अरेंज करके रखना है। अन्य सुविधाएं, अन्य बहुत सी चीजें होती हैं, उनको पहले से व्यवस्थित करके रखना। बैठने की व्यवस्था, जो लोग क्लास में आएंगे कहाँ बैठेंगे, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, हॉल अरेंजमेंट में सिटिंग अरेंजमेंट, कि सबको बोलना कि भाई सबको अपना मैट लाना चाहिए, पर्सनल मैट इज प्रिफर्ड। क्या करना, कि सबका अपना व्यक्तिगत मैट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एनर्जी होती है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं, अपने ही आसन पे, अपने ही मैट पर रोज रोज करते हैं, आपकी एनर्जी उस मैट में होती है।
लेकिन आप अगर दूसरे की एनर्जी, दूसरे का मैट यूज कर रहे हैं, तो पता नहीं अगले व्यक्ति की क्या तरंग है, क्या एनर्जी है। इसलिए व्यक्ति को बोलना चाहिए अपना अपना मैट खुद लेकर आए, और एक प्रॉपर साइज का भी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई मैट ला रहा है तो कोई चद्दर ही लेके चला आया, भाई चलो चद्दर पे ही कर लेंगे। एक प्रॉपर साइज होना चाहिए। उसके बाद क्या है, फिर क्या होता है कि ये अध्यापक व प्रदर्शनकारी के स्थान, जो इंस्ट्रक्टर होता है, डेमोन्स्ट्रेटर होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि आसन कैसे टीचिंग करना होता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो एक डेमोन्स्ट्रेटर होता है, एक इंस्ट्रक्टर होता है। जैसे बाबा रामदेव को देखते हैं, लोकप्रिय हैं, और पूरे हम सब हैं, कहीं ना कहीं उनके को देखे हुए हैं। तो कि वो बोलते रहते हैं, कुछ बच्चे दो चार चालू करते रहते हैं। बाबा रामदेव खुद भी रहते हैं, लेकिन नियम क्या है कि इंस्ट्रक्टर जो बोल रहा है, टीचर जो बोल रहा है, पसंद करने वाले होते हैं, वो करते रहते हैं, जिनको डेमोन्स्ट्रेटर कहते हैं। ये हाँ, ऐसा होना चाहिए यहाँ से टीचर भी स्पष्ट सभी बच्चों को दिखाई दे, इंस्ट्रक्टर भी सभी बच्चों को स्पष्ट दिखाई दे, और जो वो बोल रहा है माइक की व्यवस्था होनी चाहिए। वो माइक भी ऐसी हो जो सबको सुनाई दे। आवाज मिल रही है सभी को ना? मैसेज कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम होती है तो। जी आ रही। ठीक है। तो ऐसा व्यवस्था हो, ऐसा स्थान हो जहाँ पे हम अ, हमें सब लोग देखें और सभी लोग हमको देखें। टीचर को सब देख रहे हैं, टीचर सभी को देख रहा है, इंस्ट्रक्टर को सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, और इंस्ट्रक्टर सभी को देख रहा है, जो है ये होना चाहिए। इसके बाद हैव द क्लास फॉर्मेट अकॉर्डिंगली। क्लास का जो फॉर्मेट हो, संरचना हो, वो निश्चित होनी चाहिए, पहले से निश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सी चीजें ये पहले से मैनेज करने वाली थी। क्या क्या हमने देखा, कितने पॉइंट हमने देखे, क्या क्या करना, एम डिसाइड होना चाहिए, पार्टिसिपेंट्स कैसे हैं, कितने हैं, ये डिसाइड होना चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ पे होगा ये डिसाइड होना चाहिए, और प्रैक्टिस करवाने से पूर्व इंस्ट्रक्शन क्या है, उनके लिए सूचनाएं क्या हैं, वो पहले से दी हुई होनी चाहिए, कि अपना मैट लेकर आना, अपना क्या प्रॉपर ड्रेस कोड में आना, ये सारी चीजें पहले से बताया होना चाहिए। फिर लेसन प्लान, ये सब टीचर के द्वारा पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि क्लास मैनेजमेंट में प्लानिंग करते समय जब हमको पता चल गया कि हमारे इतने स्टूडेंट हैं, पता चल गया कि 10 लोग हैं आपके क्लास में, तो आप खुद ही बताइए, आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट दिखाई दे रहा है क्लासरूम का। अगर 10 लोग हैं तो कौन सा चार्ट यूज करेंगे, किस तरीके से आप बैठाएंगे, कौन सी विधि अच्छी होगी कि जिसमें आपको सारे लोग देख रहे हो, सारे लोगों को आप देख रहे हो। मान लीजिए 10-15 संख्या है आपके पास, तो किस में बैठाएंगे? सबसे स्पष्ट सबसे अच्छा किस में अर्ध दिखाई देगा? वृत्ताकार बैठाएंगे। सेमी सर्कल में सर। हम्म, सेमी सर्कल। वृत्ताकार दीदी। हाँ हाँ हाँ, ये जो क्या है, अर्धचंद्राकार जो है, ये इसमें हम जब बैठाएंगे, देखिए इसमें बनाया गया है कि सामने टीचर बैठा है, सारे लोग, इस यहाँ प्रश्न कैसे आते हैं, उसमें प्रश्न आता है कि ढेर सारे बच्चे होंगे तो कौन से तरीके से, ऐसे ही ये ऑप्शन में यही चार्ट ही बना के दे देते हैं,
ABCD लिख देते हैं कि ढेर सारे बच्चे होंगे तो किस में बैठाएंगे आप, कम बच्चे होंगे तो किस में बैठाएंगे आप। ऐसे ही प्रश्न आता है हमारे यूजीसी नेट में। तो अगर बच्चों की संख्या कम है तो अर्धचंद्राकार में हम बैठाते हैं, ठीक है। अगर उससे ज्यादा संख्या है तो ये जो बीच में है, दोनों तरफ से मुख को एक दूसरे की तरफ करके बैठा देते हैं। बीच में टीचर रहता है और दोनों तरफ से स्टूडेंट रहते हैं। तो यहाँ भी टीचर भी सबको देख रहा है और स्टूडेंट भी टीचर को देख रहे हैं। अगर उससे भी ज्यादा संख्या होती है तो जो ये तीसरा है 8-8 का देख रहे हैं ना, किस तरीके से यू आकार का बनाया गया है, जो 8 इधर से 8 उधर से 8 इधर से, ये 9 लोगों की संख्या है। 27 लोग बैठ सकते हैं इसमें आराम से, सभी टीचर को देख रहे हैं टीचर। लेकिन अभी संख्या यही 100-150 संख्या हो तो क्या करेंगे। तो ये जो विधि है आपको दिख रहा है, एक के पीछे एक नहीं है, दूसरे के बीच में पीछे है तीसरा एक, ठीक है। तो जो पहले नंबर पे बना है वो सबसे लोग आकर करवा विधि है। आगे पीछे क्यों नहीं होना चाहिए, कोई बता सकता है। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो प्रॉब्लम पता चलता है क्या होता है आगे पीछे। सर सामने वाला पीछे वाला सामने वाले से ढक जाता है। सर मंच सर टकराता है योगा करने में, सर मंच टकराता पर है। जो निर्देशन देते हैं अध्यापक वो नहीं दिखाई देते। हाँ, या जो दिखाई भी नहीं देता है। और कुछ आसन अगर कर रहे हैं तो क्या होता है कि अगले व्यक्ति के शरीर में या मैट पर ये हमारा शरीर टच कर जाता है। जैसे मान लो हलासन करवा रहे हैं, होता है हलासन करवा रहे हैं और सभी को एक लाइन में ही कर दिया, तो जैसे ही हलासन करेंगे इनका पैर उनके मैट पर जाएगा और वापस आने के लिए बोला, पता चला कि पीछे वाला रुका है, आगे वाला वापस आ गया, तो उसके पैर पर उसका पैर पड़ जाएगा। तो इसलिए ये 4 तरीके हैं क्लास में बच्चों को बैठाने की। इसे हमें समझ में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है कि कक्षा प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के अंतर्गत। इसके बाद आता है प्रायर इंस्ट्रक्शन, सहभागी छात्रों को दी जाने वाली पूर्व सूचनाएं। वो पूर्व सूचनाएं कौन कौन सी हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। क्या क्या है पूर्व सूचनाएं, जो क्लास करने से पूर्व हमें बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए। क्या क्या है कि टाइम एंड प्लेस, जैसे हम बता देते हैं ना कि इतना बजे क्लास होगी हमारी। अभी तो मान लिए रेगुलर चल रहा है हमारा क्लास, इसमें कोई वो नहीं है कि आज इस टाइम होगा कल उस टाइम होगा। जैसे हमने कल एक क्लास किया था सुबह में, तो हमने पहले इंफॉर्मेशन दे दिया कि आज हमारी क्लास इस टॉपिक पे 8 बजे होगी। तो ऐसे ही सबसे पहले उनको टाइम और प्लेस बता देना चाहिए। दूसरी चीज क्या है प्रायर इंस्ट्रक्शन में, प्रॉपर ड्रेस कोड। ये होना चाहिए कि भाई पहन के क्या आना है। पता चला महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जीन्स पहन के आ रहे हैं, या कुछ ऐसा महिलाएं हैं साड़ी पहन के आ रही हैं, या कुछ ऐसा ड्रेस पहन के आ रही हैं जिसमें कर पाना आसन सुलभ नहीं है, जिसमें पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो वो कुछ ऐसा पता चला पार्टी वाला ड्रेस पहन के आ गई कि जो है आसन करने जा रहे हैं, योगा करने जा रहे हैं, पार्टी वाला ड्रेस पहन के आ गई। तो पहले से उनको बता देना चाहिए हमें कि प्रॉपर ड्रेस कोड क्या है, उचित परिधान पहनकर आना है। और क्या होना चाहिए, प्रेफर क्या होना चाहिए, जो भी वहां पे हमारे कल्चर के अनुसार स्वीकृत हो, हमारे समाज के अनुसार स्वीकृत हो, ऐसा ड्रेस होना चाहिए। उसके बाद क्या है मैट अरेंजमेंट। अगर उनको मैट सबको लाना है तो बोल दे, नहीं है तो आपको व्यवस्था करना पड़ता है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने भी कभी करवाया होगा योग दिवस पर कार्यक्रम, जिसमें 10-20 लोगों को बुलाते हैं, करवाते हैं, हाँ?
किया होगा कभी, किसी ने किया है ऐसा 10-20 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का प्रोग्राम कभी किया है कभी किसी ने? जी किया सर, है किया सर। है। हाँ, तो किया ये है। चीजें, ये प्रॉपर सीक्वेंस ध्यान में रखना कि उनको मैट का अरेंजमेंट, अगर आप उनको बोले हो तो ठीक, नहीं बोले हो तो अपना व्यवस्था करना, उनको मैट देना या उनको प्रॉपर प्लेस देना, या फिर क्या है अपने पास भी कुछ रखना, उनको भी बोलना अपने पास भी रखना, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है, पूर्व आवश्यकताएं, प्री रिक्विजिट्स क्या है, लाइक फूड, फूड मतलब भोजन, अन्य व्यायाम, अन्य जानकारी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पता चला कि सब आप योगा का वो रखे हुए हैं वर्कशॉप, एक शिविर लगाए हुए हैं, लोग आ रहे हैं चाय पानी नाश्ता करके आ रहे हैं, या फिर एक्सरसाइज व्यायाम करके आ रहे हैं, कुछ करके ऐसा करना क्या नहीं करना उसको उनको इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए हमें कि आप फ्रेश होके आए, खाली पेट आए, कुछ खाए पिए ना, है? और उसके बाद अपने साथ में क्या लाना है, मैट है, बोतल का पानी चाहिए तो बोतल ले लेना है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, घड़ी है, तो जो कुछ भी है अपने पास है, क्या करना है क्या नहीं करना वो चीजें बाहर पहले ही बता देना चाहिए। ठीक है प्लान, प्लानिंग करना, पाठ का नियोजन करना, क्या क्या चीजें आती हैं पाठ के नियोजन में, कंटेंट डिसाइड करना, कंटेंट में क्या होता है, विषय वस्तु, कि आप क्या पढ़ाने, जैसे हमें पढ़ाना क्या है आपको तो नहीं पता होता है, आज सर क्या पढ़ाएंगे, हम आपको पीडीएफ भेजते हैं, बनाते हैं, आज कल हमें क्या पढ़ाना है आज ही हम उसको डिसाइड करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। या फिर मान लीजिए अभी मैं मुझे आसन करवाना होता तो मैं क्या ये लेक्चर बनाता, पीपीटी बनाता, पीडीएफ बनाता, नहीं बनाता। तो विषय वस्तु क्या है या गतिविधि क्या है, अगर आपको आसन करवाने जाना है, प्राणायाम करवाने जाना है, तो आपके पहले माइंड में मेकअप होना चाहिए, आज हम इस व्यक्ति को क्या करवाऊंगा, आज हम इससे कौन आगे बढ़ेंगे, कौन से स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, कौन सा मॉडिफिकेशन करेंगे, कैसा करेंगे, होल्डिंग कितना करेंगे, ये माइंड में मेकअप होना चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग, अध्यापन विधियां, कौन सी अध्यापन विधि का उपयोग करेंगे, प्रोग्रेशन मेथड या फिर टीचिंग, अभी जैसे हमारी कौन सी विधि है, ये टीचिंग मेथड है, लेक्चर ले रहे हैं, लेकिन अभी अभ्यास कर रहे होते तो अभ्यास विधि के अंतर्गत हम कौन कौन सी विधि का उपयोग करते, निर्देशन विधि, स्वेच्छा विधि, निर्देशित अभ्यास विधि या इंडिविजुअल प्रैक्टिस। तो ये मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा डिसाइड करना है पहले ही हम चुन लेते हैं, हम लेक्चर लेने आए हैं, हम यहाँ पे आसन की का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस, आसन की प्रैक्टिस, वो विधि हम चुनेंगे नहीं, हमको जो करना है वो विधि चुनेंगे, हमारा जो उद्देश्य है वो विधि चुनेंगे। उसके बाद आती है बात लेसन प्लान की। लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान एक टीचर को मार्गदर्शन देता है। जैसे हम लोग बाइक से, फोर व्हीलर से कहीं रात में जाते हैं तो गाड़ी में जो प्रकाश होता है वो प्रकाश हमें आगे आगे रास्ता बताता जाता है, हम भयभीत नहीं होते हैं। वैसे ही ये लेसन प्लान, लेसन प्लान हमको वो रास्ता बताता है, हम उससे आराम से क्लास ले सकते हैं, हमको भय नहीं लगता है, हम भटकते नहीं हैं। अभी यही हम पीपीटी नहीं बनाए होते तो क्या होता, मैं बोलता, बहुत सारी चीजों को छोड़ता हुआ जाता, बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आती, मैं बोलता तो सब कुछ, लेकिन मुझे भी बहुत सी चीजें छूट जाती। अभी लेसन प्लान या पीपीटी बने होने के कारण मैं कोई पॉइंट छोड़ नहीं सकता हूँ,
और अगर मैं छोड़ूंगा भी तो आप तुरंत कहेंगे सर वो पीछे वाला स्लाइड छूट गया। जैसे कल किसी ने कहा था, सुधा जी, तारा जी ने कल बताया कि सर पीछे वाला स्लाइड छूट गया। तो ये चीजें क्या है, हमें ध्यान में होना चाहिए। जब ये हम लेसन प्लान बना लेते हैं तो हमें स्पष्ट जानकारी होती रहती है क्या पढ़ाना है अगले को। फिर उसके बाद, अब ये है पूर्व की बात थी, अभी हमारा क्लास शुरू नहीं हुआ है। यहाँ तक बात क्या थी कि पूर्व क्लास लेने से पूर्व की बात थी। अब यहाँ आता है क्लास मैनेजमेंट। जब हम क्लास ले रहे हों, एग्जीक्यूट कर रहे हों, कार्यान्वयन कर रहे हों, संचालन कर रहे हों, अभी हमने क्लास लेने से पूर्व की बात की, ठीक है। तो हम ये क्लास लेने के दौरान की चीजों को कल देख लें, ठीक है। आज हमने जो पीडीएफ भेजा हुआ है उसको आप ओपन कर लें। क्लास लेने से पूर्व लेसन प्लान को बनाना जरूरी होता है। क्लास लेने से पूर्व लेसन प्लान बनाना जरूरी, लेसन प्लान को ही देख लेते हैं क्या चीजें होती है लेसन प्लान में। मिला है ना सभी को? आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर। लेसन प्लान जो मैं ये लेसन प्लान में है, देखें क्या लिखा है। पहले तो टाइम लिखा गया है कि कौन से समय का है ये, पीजी डीवाइड 2016-17। जिन्होंने 2017-16 में किया था ये किसी आशुतोष पांडे जी हैं, उन्हीं का है ये। और कैवल्य धाम का ही है, स्कूल का ही है वहां का। और इसमें देखिए क्या क्या चीजें लिखी है, हमने जो पढ़ा है सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी आपको। एज ग्रुप, एज हमारे स्टूडेंट कैसे हैं लेसन प्लान से देख के पता चल रहा है। अरे 21 से 35 साल तक के बच्चे हैं हमारे स्टूडेंट। फिर उसके बाद क्या है, मेल है कि फीमेल है कि बोथ हैं। तो देखिए टिक किस में लगा है, बोथ हैं, मेल भी है फीमेल भी है। और क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, 15 से 20। एज क्या है, 21 से 35 साल तक। बच्चे संख्या में बच्चे कितने हैं स्कूल में, स्टूडेंट कितने हैं हमारे क्लास में, 15 से 20 स्टूडेंट हैं। क्लास का टाइम कितना है, 20 मिनट। ठीक है, आपको कितना पॉइंट इसमें देखिए पता चल रहा है। क्लास का जो वो बनाया जाता है, लेसन प्लान बनाया जाता है, इसमें कितने पॉइंट आपको पता चल रहा है। पहली चीज, कौन से सन का है, साल। दूसरा डेट। फिर उसके बाद टीचर कौन है, टीचर का नाम। उसके बाद स्कूल का नाम। उसके बाद एज कितनी है, हमारे स्टूडेंट कौन कौन से हैं, मेल फीमेल। स्ट्रेंथ कितनी है, 15 से 20 तक स्ट्रेंथ है। अब इसके बाद क्या बताए, इसमें बता रहे हैं प्रैक्टिस प्रीवियसली इंट्रोड्यूस। मतलब कि कल हमने इनको क्या बताया था, जैसे हम रोज क्लास ले रहे हैं तो रोज अपना लेसन प्लान बनाएंगे। आज हमको ये पढ़ाना है, आज हमको ये पढ़ाना है, आज हमको ये पढ़ाना है। तो कल हमने क्या पढ़ाया था, हमने कल इनको पढ़ाया था मकर आसन। आज क्या पढ़ाना है, शलभ आसन इनको आज पढ़ाना है। कल मकर आसन पढ़ाया था, आज शलभ आसन पढ़ाना है। आपको पता है कि किसी प्रिंसिपल में था कि बच्चों का पूर्व ज्ञान भी, ये टीचिंग की विधियों को चुनते हुए बच्चों के पूर्व ज्ञान को भी हमें ध्यान में रखना होता है। देखिए आया कि नहीं आया, कि पहले दिन हमने इनको क्या पढ़ाया था, आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं। पीछे ये पूर्व ज्ञान इनका क्या है कि इनको मकर आसन आ रहा है। ये टीचर ये मान रहा है कि मकर आसन बच्चों को आ रहा है। और आज क्या पढ़ाने जा रहा है, शलभ आसन पढ़ाने जा रहा है। और एम ऑफ लेसन
देखिए कितना अच्छे से लिखा है, एम ऑफ द लेसन, लेसन का उद्देश्य क्या है? योग के द्वारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना और स्वस्थ होना ही हमारा मूल उद्देश्य है। इनके क्लास का उद्देश्य क्या है? दिख रहा है सभी को? योग के द्वारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना और स्वस्थ होना ही हमारा उद्देश्य है। समझ में आई बात? आवाज मिल रही है? जी सर, मिल रही है। और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। अभी एम ऑफ द लेसन क्या था और ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन शलभ आसन की क्रिया विधि से परिचित करवाना, शलभ आसन सिखाना। एक तो एम ऑफ द लेसन, ये लेसन जो बनाया है, लेसन प्लान जो बनाया है, ये इसका उद्देश्य क्या है? ये प्रैक्टिस टू बी इंट्रोड्यूस, उनको क्या सिखाना है? शलभ आसन। एम ऑफ द लेसन, ये लेसन का योग है, ये उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, ये ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि हम इस क्लास में इनको शलभ आसन सिखा दें। रिक्वायर्ड, आपने देखा था टीचिंग एड भी जरूरत पड़ती है, तो कौन कौन सी इन्होंने जरूरत लिखा है कि हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए, चौक चाहिए, माइक चाहिए, डस्टर चाहिए, हमें टीचिंग के लिए इन चीजों की आवश्यकता होगी, तो इसने लिखा है। बात समझ में आई? फिर उसके बाद हम चलते हैं क्लास फॉर्म। क्या है? क्लास फॉर्मेशन ड्यूरिंग द लेसन। लेसन के दौरान कैसे कैसे लोग बैठेंगे, देखिए इन्होंने चार्ट में बता दिया है, क्योंकि इनका लेक्चर है। क्या है इनका, इन्होंने चार्ट में बना दिया है कि कैसे कैसे लोग बैठेंगे। ये दो पार्ट में बताया है, एक तरफ मेल रहेंगे, एक तरफ फीमेल रहेंगे। एक कतार में 3 व्यक्तियों को एक पंक्ति में बैठाकर सामान्य सुखासन की स्थिति में बैठाया जाएगा। ठीक है, इन्होंने बता दिया कैसे बैठेंगे। इसके बाद इनिशियल इंस्ट्रक्शन विथ प्रेयर। सबसे पहले क्लास की शुरुआत कैसे करनी है? प्रार्थना। आप लोग भी क्लास करते होंगे तो प्रार्थना के साथ शुरू करते होंगे। प्रार्थना करना है। किसी भी ध्यानात्मक या सुखासन में बैठकर पीठ सीधी करके, आंखें बंद करके, हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। एक लंबी गहरी श्वास लें और 3 बार ओम का उच्चारण करें। तो ओम, इस प्रार्थना में कितना टाइम लगेगा? देखिए इन्होंने लिख दिया है 1 मिनट, क्योंकि 20 ही मिनट की क्लास है। अगर 10 मिनट प्रार्थना में निकाल देंगे तो क्लास क्या लेंगे वो? ये क्लास मैनेजमेंट से ही हमें समझ में आता है। उसके बाद क्या बात आती है? suitable instructions for meditative and experimental awareness। अब प्रार्थना समाप्त हो गई। क्या बोल रहे हैं? आंखों को बिना खोले प्रार्थना को महसूस करने का प्रयास करें। पूरक रेचक के प्रति सजगता बनाए रखें। पूरे शरीर के प्रति सजग रहें। अपने आप को अभ्यास के लिए मानसिक रूप से तैयार करें। एक लंबा गहरा श्वास लें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जब हम क्लास शुरू करते हैं। तो प्रार्थना के बाद ये नहीं चलो भाई अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, क्लास लेने का तरीका होता है। उसको अब प्रार्थना हो गया तो उसको कैसे आंखों को खोलना है ये भी जानना है। इसके बाद क्या आता है? इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन विथ ट्रेडिशनल टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। अब हमको सिखाना क्या है? जो आसन हमें सिखाना है शलभ आसन,
उसके बारे में हमें मौखिक बताना है। विधि कौन सी चुना है इन्होंने? मौखिक विधि। क्या कह रहे हैं? महर्षि पतंजलि के अनुसार योग चित्त वृत्ति निरोधा ही योग है। आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम ही आसन की परिभाषा है। सलभ संस्कृत भाषा का शब्द है। इस हिंदी सलभ का मतलब है टिड्डी, टिड्डा होता है। इस आसन की अंतिम स्थिति टिड्डी के समान, टिड्डे के समान होता है, इसलिए इसको सलभ आसन कहते हैं। आज हम इस आसन की चर्चा करेंगे। यह एक शरीर संवर्धनात्मक आसन है। यह आसन परंपरागत से है। तो इस तरीके से हमें आसन के बारे में पढ़ाना, इस तरीके से हमें बच्चों को समझाना होता है कि कैसे हमारी क्लास, ये क्या है। ये नहीं कि चलो भाई आसलब आसन करेंगे, लेट जाओ सभी लोग, दाहिने पैर को ऊपर उठाओ। ये नहीं है आसन, ये नहीं है टीचिंग। टीचिंग का मतलब होता है अगले व्यक्ति को पहले उस शब्द से, आसन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना? इस बताने के बाद उनको प्रदर्शन करके दिखाना। पहले क्या करना? पहले मौखिक बताना, फिर प्रदर्शन करना, उनको दिखाना। कैसे दिखाना? एक व्यक्ति को बुला लिए जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बोल रहे हैं देखो ऐसे लेटना है, दोनों हाथ बिल्कुल साइड में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा, माथा जमीन पर, चिन को जमीन पर रखें। उसके बाद दोनों हाथ की मुट्ठियों को बांधें। कैसे कैसे करना, एक एक स्टेप बताना है। टेकिंग द पोज स्टेप देखिए, स्टेप 5 स्टेप लिखा है सलभ आसन करने के लिए। फिर वापस आने के लिए भी स्टेप है। यही निर्देश देना चाहिए हमें आसन करवाते समय। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सी नंबर में आया सेलेक्ट, क्या है? साइलेंट पॉइंट्स। कुछ चीजें होती हैं। मकर आसन में लेटें, पेट के बल लेटना है, ठुड्डी जमीन पर। ये टीचर के लिए है, टीचर को समझ में होना चाहिए। पर मुट्ठियां बंद करके हाथों को सीधा रखना है, क्षमता से कम ना करें, शरीर को शिथिल रखें, पैरों को बिना झटके से के ऊपर ले जाना है। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको क्या बोलते हैं? साइलेंट पॉइंट्स। ये करना है और क्या नहीं करना है, डूज भी बताना है, डोंट्स भी बताना है। क्या है? पैरों को घुटनों से ना मोड़ें, अभ्यास के दौरान ठुड्डी को जमीन से ना हटाएं, आसन करते समय मुट्ठियां ना खोलें, मुट्ठियां जमीन पर ही रहेंगी, क्षमता से अधिक पैरों को ना उठाएं, घुटनों को सीधा रखें। ये डोंट्स और डूज, इसको भी हमें बताना होता है क्लास के दौरान। डिसएडवांटेज क्या है इसका, आसन का डिसएडवांटेज क्या है, इसको भी बताना है। तो ये देख रहे हैं कैसा बनाया गया है। आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ जी सर। समझ में आया? जी सर। क्लास यहाँ तक बात समझ में आई? ये चीजें क्लास, इस तरीके का क्लास कहीं मिलता ही नहीं है। नॉलेज भी नहीं है, बहुत कम से लोग हैं जो नॉलेज में भी है, और बताने का भी तरीका नहीं है। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में। हम अगर, आप मेहनत से अगर सेकंड पेपर की तैयारी कर लें, इतनी आपके अंदर क्षमता आ जाए कि 100 क्वेश्चन में आप 90 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे, तो फर्स्ट पेपर देखने की जरूरत नहीं है जेआरएफ के लिए। जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10-15 दिन अगर उस पर मेहनत कर दे आदमी, तो 20 क्वेश्चन प्लस तो वो ऐसे भी लेके आएगा। और जेआरएफ लाने के लिए 300 नंबर का पेपर होता है। अगर आप 200 नंबर प्लस जाते हैं, 200 नंबर प्लस जाते हैं, आपका जेआरएफ कोई रोक नहीं सकता है। समझ रहे हैं?
तो ये जनरल कैटेगरी की बात करें, 70% लगभग 71% 72% ऐसे जाता है जेआरएफ। तो उसमें अगर इतनी क्षमता आ जाए कि हम नेट के सिलेबस को एकदम ना छोड़ें, एकदम ना छोड़ें, कोई पॉइंट ना छोड़ें और इसी तरीके से सारे पॉइंट को समझ लें, तो एग्जाम कठिन नहीं है, बहुत सरल है। ठीक है, हम यहीं पर क्लास समाप्त करेंगे। अभी दिन में हम जुड़ेंगे और इसको कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? इस पॉइंट को भी कल देखेंगे और आगे भी कुछ चीजें हैं अभी, उनको भी कल हम शायद कल ये हमारा क्लास कंप्लीट हो जाए। मेरा फोन भी ऑफ होने वाला है, इसलिए मैं क्लास को अभी ही बंद कर रहा हूँ। ठीक है, हरिओम सर। सर एक बात बोलनी थी हरिओम सर। सर, जो आपने लेसन प्लान भेजा है। हेलो जी जी बोलें। हरिओम। हेलो जी हरिओम, आवाज आ रही है, बताएं। हाँ जी सर, जो आपने लेसन प्लान भेजा है योग का, वो सर बहुत धुंधला है, नीचे का समझ में नहीं आ रहा, उसको एक बार फिर से भेज दीजिए। हाँ मैं कल भेजूंगा, दूसरा भेजूंगा, वो अभी है नहीं मेरे पास, वैसा ही है कल, लेकिन मैं भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। सर। हरिओम।